हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीएस 360 वन स्टॉप जीएस में। मेरा नाम है शिव झा और आज पॉलिटी की सीरीज में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है पंचायती राज। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें पंचायती राज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पंचायती राज सिस्टम है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका मकसद है कि आम लोग जो जनता है, जो गाँव के लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, उनका उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, लोगों की भागीदारी बढ़े। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो दो आर्टिकल में दिया हुआ है। एक आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243। तो बहुत लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह क्यों दिया गया है, और जब पहले आर्टिकल 40 में पंचायती राज सिस्टम था ही तो 243 का जरूरत क्यों पड़ा। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि आर्टिकल 40 जो है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में जाने तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो डीपीएसपी के अंतर्गत जो भी आर्टिकल्स आते हैं या जो भी चीज लिखी हुई है वो किसी भी सरकार पे कंपल्सन नहीं है। वो सरकार को बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए, लेकिन जरूरत नहीं है कि जो डीपीएसपी में लिखा है उसको बनाए ही। जैसे इस बात को हम लोग समझते हैं कि लिकर बैन, बहुत सारे स्टेट जैसे गुजरात है या बिहार है, वहां पे लिकर बैन है, तो वो लोग जो है अपना पावर डीपीएसपी से उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट में नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है स्टेट पे कि आपको लिकर बैन करना ही है, ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही डीपीएसपी में पहले आर्टिकल 40 में पंचायती राज सिस्टम की बात की गई थी। और आप लोग को पता होगा कि राजस्थान जो है सबसे पहला स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था। फिर आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, अलग अलग जगह पे हुआ। लेकिन इसमें क्या था कि सब में अलग अलग चीज थी, कहीं पे 2 टीयर था, कहीं पे 3 टीयर था। तो सरकार को लगा कि सब जगह बराबर रहे और एक पूरे भारत में समान व्यवस्था हो और नीचे तक के नागरिक का जो है भागीदारी बढ़े। इसके लिए उन्होंने एक 243 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लेके आया और 243 जो आर्टिकल है वहां से आया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पंचायती राज सिस्टम जो है इसको लागू करने से पहले अलग अलग कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें सबसे पहला जो कमेटी था वो था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी था जो पहला बार रिकमेंड किया था एक 3 टीयर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये 1957 में गठन हुआ था। फिर दूसरा कमेटी बनता है अशोक मेहता कमेटी, जिसने सजेस्ट किया कि उनके पास रिसोर्सेज तो रहना चाहिए फाइनेंशियल, और 2 टीयर की बात इन्होंने की। ठीक है, फिर एक तीसरा कमेटी बना जीवी के राव कमेटी जो 1985 में पड़ा, और इन्होंने बोला कि पंचायती राज सिस्टम में जो है जिला परिषद को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एल एम सिंघवी कमेटी बना, और एल एम सिंघवी कमेटी जो है उन्होंने बोला कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, संविधान में इसका अलग से स्थान होना चाहिए और ये मैंडेटरी होना चाहिए सारे स्टेट्स में। तो आप लोग को पता होगा कि 73rd 73वां जो संविधान संशोधन था जो कि 1992 में आया था, वहां से पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं। कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को मैंने यहाँ डाल दिया है, जैसे कि आर्टिकल 243 बी एक कहता है कि एक जो है पंचायती राज सिस्टम का होना चाहिए। 243 सी बात करता है कि कंपोजिशन होना चाहिए, क्या क्या होगा। 243 डी रिजर्वेशन की बात कर रही है। 243 जी जो है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 243 के जो है वो इलेक्शन जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो टोटल 29 फंक्शंस हैं पंचायती राज सिस्टम के, वो आर्टिकल 243 जी के अंदर आता है और ये 11th शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, आप लोग को याद रखना होगा कि ये पार्ट 9 में आता है और शेड्यूल 11th 73rd अमेंडमेंट एक्ट है।
1992 में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो 3 टियर स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस बात को पहले समझते हैं। तो 3 अलग-अलग लेवल पे पंचायती राज सिस्टम का काम करेगी। एक है विलेज लेवल, जो कि सबसे नीचे का लेवल है, गाँव का लेवल। उसके बाद है एक पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल पे काम करेगा। और ये इंटरमीडिएट लेवल है, थर्ड और फर्स्ट लेवल पे। थर्ड लेवल क्या है? जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल के बीच में जो इंटरमीडिएट लेवल पे काम करेगा, उसका नाम है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत क्या होता है? इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि सरपंच हो गया, ठीक है, और कुछ इनडायरेक्टली भी होते हैं। ये 5 से 15 मेंबर हो सकते हैं, वो पॉपुलेशन के आधार पर बेस्ड होता है। पंचायत समिति क्या होता है? जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल को कनेक्ट करते हैं। कहीं कहीं पे ये डाला गया है कि अगर आपके जिस एरिया स्टेट में पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहां पे आप 2 टियर का ही कर सकते हैं, पंचायत समिति को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जिला परिषद क्या है? ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड चेयरपर्सन होता है, और ये हाईएस्ट टियर होता है पंचायती राज सिस्टम में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेवलपमेंट पे काम करते हैं। चलिए आगे देखा जाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्राम सभा। ग्राम सभा को बोला जाता है कि फाउंडेशन है, जो है नींव है पंचायती राज सिस्टम का, वो ग्राम सभा है। ये एक परमानेंट बॉडी होता है, और किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या जहाँ जो भी गांव है, उस गांव में जितने भी वोटर हैं, वो सारे इसके मेंबर होते हैं। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, ये सारे इसके मेंबर होते हैं। तो इसको यूनिवर्सल मेंबरशिप भी बोला जाता है। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करती है, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का बात करता है। इसमें आम आदमी का भी पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायती राज सिस्टम का एक बहुत ही खास बात है कि इसमें 33% जो है, कम से कम वुमेन का रिजर्वेशन। वुमेन का रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, आप लोग को पता होगा कि अभी एक सीरीज आया था पंचायत करके। उसमें आपने देखा होगा कि एक प्रधान होते हैं, और दूसरा एक और टर्म उसमें हम लोग देखते हैं, प्रधान पति का। और महिला को सशक्तिकरण के लिए हम लोग को प्रधान पति का जो सिस्टम है, इसको हटाना होगा। ठीक है, तो इसलिए महिला को और सशक्त करने के लिए इसमें रिजर्वेशन दिया गया है कि महिला की भागीदारी बढ़े गांव लेवल। ठीक है, बहुत सारे स्टेट जैसे कि बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इन्होंने इसको 50% बढ़ा के कर दिया है। इसमें SC ST रिप्रेजेंटेशन का भी बात किया गया है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, और बहुत सारे सीट को SC ST के हिसाब से रिजर्व किया जाएगा। लेकिन उसमें भी जो है 33% वुमेन की भागीदारी रहेगी। ठीक है, डबल रिजर्वेशन उसकी बात हम लोग करते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन ऑल्सो अप्लाइज SC और ST वाले सीट पे भी। ठीक है, और दूसरी बात है रोटेशनल सिस्टम होना चाहिए। इसमें रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। मान लीजिए कि एक जगह जो है वो तो वुमेन का है या SC ST का है, लेकिन उसको रोटेशन के आधार पर कि आज ये गांव है, तो अगले जब चुनाव होगा, जब भी होगा, तो उसमें दूसरे गांव को रिजर्व किया जाए, जिससे कि हर जगह के लोगों की भागीदारी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन और पावर क्या है पंचायती राज सिस्टम का? इनका जो कोर फंक्शन है, जो मेन काम है, वो है प्रिपरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का प्लानिंग करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, कि कोई भी जो सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी काम है, उसको नीचे तक, जड़ तक इम्प्लीमेंट करना इसका काम है। टैक्सेशन, इनको कुछ कुछ अधिकार दिया गया है टैक्सेशन का भी। ठीक है, जो कि इनको स्टेट गवर्नमेंट देती है। कौन कौन सा एरिया पे इनका ज्यादा काम रहता है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, रूरल हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई, health and sanitation, women and child development, education and libraries, small scale industry and rural electrification, poverty elevation programs, public distribution system, PDS, ये सब सारा सिस्टम जो है, ये सब पे काम PRI करता है। आप लोग देखे होंगे गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है,
इस सबको इम्प्लीमेंट जो करता है वो पंचायती राज सिस्टम करता है। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग सेकेंड वीडियो में लेके आएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, बात अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे चैनल GS360 वन स्टॉप GS को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।